हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज़। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़ुबानी बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसी जंग जिसने हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स के झंडे गाड़ दिए। एक ऐसी जंग जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत एक ट्रेड कंपनी से एक टेरिटोरियल पावर के तौर पर होती है। यानी इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन वो अब ये जंग जीतने के बाद एक टेरिटोरियल पावर बन जाएगी। यानी अब यहाँ के सिस्टम को कंट्रोल भी करने लग जाएगी, खासकर यानी बंगाल के सिस्टम को, क्योंकि बंगाल की उस वक्त बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। बंगाल सबसे बड़ा इंडिया का प्रोविंस था। उसमें आज का टाइम का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्से थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो जंग थी बैटल ऑफ प्लेसी, इस जंग ने जो आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल था, उस इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल जो है उसकी जो कुर्सी थी, समझो वो चले गई। अब कुर्सी को उसके बाद जो नया नवाब आएगा, अगर जो बंगाल का होगा यानी इंडिया का होगा, बट वो सिर्फ अंग्रेज़ों का एक पिट्ठू होगा, यानी जिसे आप पॉपिट कह सकते हैं, या पॉलिटिकल गलटन यानी सियासी पिट्ठू होगा। दोस्तों इस जंग से हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल हमें ज़िंदगी में हराने वाले दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक अपने लोग होते हैं। क्योंकि जिस बंगाल के जिस नवाब यानी नवाब सिराजुद्दौला ने ये जो जंग हारा था, ये दरअसल इसमें अंग्रेज़ी फौज का कमाल नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ी साजिश का कमाल था। किस तरह से अंग्रेज़ों ने साजिश करके सिराजुद्दौला को हराया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल के अंदर एक टेरिटोरियल पावर बन जाती है। इससे पहले बस वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन ये हुआ क्या? बैटल ऑफ प्लेसी के पीछे मुख्य कारण क्या है, मेन काजेस क्या है, बैटल ऑफ प्लेसी क्यों हुई और इसके पीछे कारण क्या थे, उसके बाद हुआ क्या, हम इस बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों 23 जून 1757 यानी 23 जून 1757 का वो दिन था जब बंगाल में प्लेसी नामी एक जगह है और वहाँ से एक दरिया बहता है, यानी भागीरथी रिवर। इस दरिया के बैंक्स पर या इस दरिया के किनारों पर, एक किनारे पर एक फौज तो दूसरे किनारे पर दूसरी फौज। एक किनारे पर सिराजुद्दौला की फौज थी। सिराजुद्दौला की फौज एक साइड थी, यानी जो नवाब ऑफ बंगाल था, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। सिराजुद्दौला के पास 50,000 से, कहने को तादाद में तो 50,000 से ज़्यादा फौज थी, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 की फौज थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 3,000 की फौज 50,000 फौज पे कैसे भारी हुई। दरअसल यहाँ 50,000 फौज ने अपनी हिस्सादारी नहीं निभाई, बल्कि वो बिक चुका थे। इसमें जो सिराजुद्दौला था, उसका जो मिलिट्री कमांडर इन चीफ मीर जाफर था, वो बिक चुका था। मीर जाफर ने जंग के दौरान अपनी फौज तो ज़मीन पर उतारा, यानी मैदान में, मोरखे में तो आया, वो मैदान में तो आया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को अब लगा कि मेरी इतनी बड़ी फ़ौज है और अंग्रेज़ों की इतनी सारी छोटी फ़ौज है, हम इसे आसानी से हरा देंगे।
लेकिन पासा कहाँ पलटा जब उसे ये मालूम हुआ कि मीर जाफ़र बिक चुका है। यानी मीर जाफ़र ना वो और ना उसकी फ़ौज, क्योंकि वो फ़ौज को पहले सिखा चुका था, वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे हैं। कोई मिसाइल, कोई गोला बारूद, कोई तीर नहीं चला रहे हैं, बल्कि बिल्कुल खामोशी से है। सिराजुद्दौला इस वक्त समझ चुका कि काया पलट चुका है। बस मीर जाफ़र जो मिलिट्री कमांडर इन चीफ था, इसके अलावा जो और भी कुछ छोटे मोटे कमांडर्स थे जिनकी फौज की टुकड़ियां थी, वो तो लड़ाई लड़े सिराजुद्दौला की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ, लेकिन वहां उनकी बस नहीं चलने वाली थी, क्योंकि फौज की एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में फौज थी, 40,000 के लगभग फौज उसके कंट्रोल में थी, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर इन चीफ था। लेकिन वो बिक चुका था, न वो न उसकी फौज ने हरकत की, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 3,000 फौज को लेकर विजेता साबित हुआ, यानी जीत गया, जिसकी वजह से अब बंगाल के अंदर अब उसके बाद मीर जाफ़र बिक चुका था, क्योंकि उसे कहा गया था कि जब आप हमारा साथ दो। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, जैसे जगत सेठ नामी एक बहुत बड़ा बैंकर जो था, अमीर आदमी था बंगाल का, वो फंडिंग कर रहा था इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज़ों को, इसको सिराजुद्दौला को हराने के चक्कर में। और भी बहुत सारे लोग बिक चुके थे, जिनकी वजह से सिराजुद्दौला नामी ये जज्बाती लड़का, नौजवान, जो चाहता था कि बंगाल एक आज़ाद रियासत रहे, हिंदुस्तान एक आज़ाद रियासत रहे, अंग्रेज़ों की यहाँ न चले। लेकिन हुआ क्या, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? अब तो मैंने आपको डिटेल बता दी, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, हारा क्यों? क्योंकि उसका जो मिलिट्री कमांडर इन चीफ जो मीर जाफ़र था, उसकी फौज तो मैदान में आई, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहे। ये जंग 23 जून 23 जून 1757 में भागीरथी रिवर के किनारे हुई थी। नतीजा ये हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी, सिक्योरिटी थी, वो विजेता साबित हुई। अब उसके बाद इसके काजिज़ क्या थे? काजिज़ ये थे, दो काजिज़ थे। एक तो जो फोर्ट विलियम्स जो था, नामी जो जगह थी मौजूदा कलकत्ता में, वहाँ पे अंग्रेज़ जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो फोर्टिफाइड सिटी उसको वहाँ पे फोर्टिफिकेशन यानी वो किले बनवा रहे थे। अब उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे, और वो ये बहाना कर रहे थे कि दरअसल फ्रांसीसी हमारे दुश्मन हैं, उनकी फौज से डिफेंस करने के लिए यहाँ पे हम अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, और हम बाकी हमारा कोई गलत नीयत नहीं है कि हम बंगाल के नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या किसी हिंदुस्तान के रूलर के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत यही थी, वो वहाँ पे बड़े बड़े किले बनवा रहे थे। अब उस वक्त अब किला बनाना, बड़े बड़े किले बनाना, आप बोलोगे फिर दीवार बनाने से क्या होगा? भाई, इन किलों के अंदर बड़े बड़े गोदान होते थे, इनमें ये क्या करते, ये बड़े बड़े अंदर हथियार वहाँ पे डंप रखते थे, मतलब इस तरह के अंदर से जो होते थे, इनमें कमरे आप बोल सकते हैं, यहाँ तक कि वो ज़मींदोज़ नीचे होंगे तो नीचे से वो हथियार भी रखेंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं लगा कि अंग्रेज़ यहाँ पे अपनी ताकत, दरअसल उनके किले बनाने का मकसद ये है कि वो अपनी ताकत को परवान चढ़ा रहे हैं, वो उसके अंदर अपने फौजी तैनात करेंगे और उसके अंदर अपने गोला बारूद भी जमा करेंगे, और बहाना और कुछ होगा कि हम यहाँ अपने दुश्मनों के खिलाफ हम हैं, हम आपके साथ हैं, यहाँ हमने ये बड़े बड़े किले बनाए हैं, इसमें हमारे गोदान है, सामान वगैरह वगैरह है, जो तिजारती सामान, जबकि सामान के अलावा वो दिखाने के लिए होगा, और बाकी उसके अंदर जो है, बाकी कमरों में, बाकी सुरंगों में न जाने और क्या क्या जो है मिसाइल, जो आर्मामेंट्स वगैरह वो छुपा के रखेंगे और रख रहे थे। जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई किले बनाना बंद कर दो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक बात कर रहे हैं कि आप जो अपना जो परमिट आपको है, ये जो जिसको हम दस्तक कहते हैं, आप उस दस्तक का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे। अब दस्तक क्या था? देखो,
1717 में फारूक सियार नामी मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को दस्तक दी थी, यानी फ्री ट्रेड की परमिशन दी थी। यानी उनके पास एक आपके से किंग कार्ड होगा या सिग्नेचर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमों के पास, और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजम जो हैं वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं। यानी बंगाल में कहीं भी जाएंगे तो वो पास दिखाकर उसके सामान पर वो मोहर लगी होगी, तो वो पास कहलाएगा, वो दस्तक कहलाएगा। वो मोहर किसकी होगी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर होगा उसकी मोहर लगी होगी। मोहर में ये होगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान है और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फारूक सियार जो था वो 1717 में ही इनको फ्री ट्रेड की परमिशन दे चुका था, मतलब कोई भी टैक्स नहीं होगा। जो आगे जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, चेक पोस्ट होती थी, तो चेक पोस्ट पे उनको क्या लिया जाता था, मतलब लेने का मकसद होता था उन चेक पोस्ट को मतलब वहाँ पे इनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब उन चेक पोस्ट पे उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इनको 1717 में परमिशन मिल चुकी थी कि वो फ्री में ट्रेड कर सकते, वो सामान अपना कहीं भी ले जाएंगे किसी भी टेरिटरी में, हिंदुस्तान की बंगाल में, तो उनको कहीं भी टैक्स वगैरह किसी भी चेक पोस्ट पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती थी? दस्तक होती थी। अब वो दस्तक किसकी होती थी? वो दस्तक होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था उसकी उसमें दस्तक होती थी, तो सामान पर चिपका देते थे। तो वही जो है चेक पोस्ट पे जो तैनात होंगे लोग, जो कोई भी सिक्योरिटी वगैरह या मुलाजिम, तो वो देखेगा चेक पोस्ट, अच्छा ये ईस्ट इंडिया कंपनी की गाड़ी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का माल जा रहा है, तो इसको कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको 1717 में परमिशन मिल चुकी थी कि वो फ्री ट्रेड कर सकते थे। किसकी तरफ से? फारूक सियार की तरफ से। लेकिन अब इसी दस्तक का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। नाजायज़ फ़ायदा क्या उठा रहे थे कि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ये अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, ठीक है ना। जब वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर लोग, तो जब सामान यानी गाड़ियों में, चाहे वो समुद्री जहाज़ हो या ज़मीनी मतलब जो गाड़ियाँ, उनमें जब उनका सामान होता था तो वही चेक पोस्ट, चूँकि वो साइन उनको आसानी से मिल जाएगी ब्रिटिश ऑफिसर गवर्नर की तरफ से, क्योंकि मिलजुल कर इधर और भी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, तो वही सिग्नेचर, वही दस्तक वो अपने उस सामान पे चिपका देते थे कि ये भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का है और इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो इस तरह से वो गुजर जाते थे। और भी अब जिसकी वजह से और भी यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे, तो उनको कहते थे देखो भाई, चेक पोस्ट पे आपको जब टैक्स लिया जाता है तो आप एक बात करो, आप वो उनको बेचते थे, हमसे लिया करो ये दस्तक, क्योंकि वो दस्तक कहाँ से? वो गवर्नर देता था उनको, तो वो दस्तक अपने सामान पे चिपका लेते थे, तो वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि उनको कोई टैक्स नहीं है। तो अब वो क्या बोलते थे उनको बोलते थे कि आप मान के चलो वहाँ पे 100 रुपये भरते हो टैक्स, तो आप फ्री में वहाँ से गुजर जाओगे, तो आप उस 100 में एक बात करो 40 या 50 रुपये हमें ही दो, तो 40-50 आपको बच जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से उनको बोलते थे। जो भी टैक्स होगा उसका 40% या 50% हमें दो, तो 50 तो आपको बच जाएगा जो कि आपने कंपनी को देना था। ये सॉरी, यहाँ पे टैक्स के तौर पर जो देना है, जो नवाब के ख़जाने में जाएगा, यानी स्टेट के ख़जाने में जाएगा। तो जिसकी वजह से कारण क्या बढ़ रहा था? कारण ये बढ़ रहा था कि नवाब जो था उसके स्टेट के जो खजाने में बहुत कम माल आ रहा था, पैसा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसा तब आता है जब टैक्स होता है। तो जिसकी वजह से नवाब को बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि डिपार्टमेंट चलाने, अपने स्टेट के मुलाजमों को तनख्वाह देने वगैरह वगैरह, ये तो टैक्स से ही पैसा आता है, फिर लिया जाता है। तो जिसकी वजह से इसने लेटर लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को, यानी आप कह सकते हैं गवर्नर को, कहा कि देखो मसला एक है, ये जो फोर्ट विलियम्स में आप जो है वहाँ पे बड़े बड़े किले बना रहे हो, उसके पीछे का कारण भी मैं जानता हूँ, इसलिए वो किले बनाना आप बंद कर दो। और दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरा ये कहा कि ये जो दस्तक का आप जो नाजायज़ इस्तेमाल, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, आप प्राइवेट ट्रेड आप कर रहे हो, आप भी उसका इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ के लोकल लोगों को भी आप दे रहे हो, तो जिसकी वजह से मेरे खजाने में पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए सुधर जाओ, ये सुधरने का टाइम है आपके पास। किसने कहा? नवाब सिराजुद्दौला ने कहा। तो अंग्रेज़ों ने उसकी खत का जवाब जो उधर से कंपनी ने दिया वो हंसी मजाक में दिया, बोला अब अभी आप बच्चे हो, नया नया आपका खून है, जवानी है,
ठीक है ना, क्योंकि वो अभी जब नवाब बना था वो 23 साल का था, लंबे लंबे मूंछे, ही वॉज वेरी एनर्जेटिक यंग एंड इंटेलिजेंट बॉय। तो इसलिए उसने कहा, फिर उसको गुस्सा चढ़ा। तो ये फिर वो क्या है, अपनी फौज को लेकर वो फोर्ट विलियम्स की तरफ कलकत्ता में वहाँ चल पड़ता है, फोर्ट विलियम्स की तरफ जाता है कलकत्ता, ठीक है ना। तो जाता है, तो जब वहाँ जाता है वो अपनी फौज लेकर जाता है, और जब वो फौज लेकर जाता है तो उसने फोर्ट विलियम्स पर हमला कर दिया, और चूंकि अंग्रेज वहाँ से तैयार नहीं थी इसने अचानक से हमला कर दिया, और इस तरह से उनको मतलब वहाँ पे तहस नहस कर दिया, वो कब्जे में ले लिया। और दूसरा क्या था, दूसरा वहाँ पे था, वहाँ पे एक हो गया था ये 20 जून 1756 की बात है, इसे हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि दरअसल वहाँ पे अंग्रेज़ों के कुछ बंदूकों जो है वो उस एक मतलब क्या कहा जाता है, एक तंग कमरा था, उस किले में एक तंग कमरा था कहीं पे, तो उस कमरे के अंदर उनको भर दिया था। कमरा छोटा था और कहा जाता बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हवा नहीं आ रही थी, तो तंग कमरा भी था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। कहा जाता है तकरीबन 146 लोग थे, उसमें सिर्फ 83 बंदे जो है वो जिंदा बच पाए थे, जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अब इस कहा जाता है कि एक साजिश भी थी। दरअसल सिराजुद्दौला को ये मालूम नहीं था, ये इसके सिक्योरिटी वालों ने किया था, उसकी फौज के कुछ लोगों ने कर दिया था इस तरह का, वो उसको ये पता नहीं था। उसको दूसरे दिन सुबह को ये पता चला था कि ऐसे ऐसे मसला हुआ ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। तो एक्चुअल में लेकिन ब्लैक होल ट्रेजेडी में नुकसान तो कम हुआ, लेकिन कहा जाता है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। कहते हैं कि 146 लोग थे जिसमें सिर्फ 23 ही बच पाए। तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई नहीं, 50 की 60 बंदे थे, तो उसमें कुछ मर गए तो कुछ जिंदा रह पाए, न कि 146 लोग थे। बल्कि एक अंग्रेज़ों की चाल थी ताकि वो ब्रिटिशर को ये बताए दे कि ये नवाब जो है वो कितना जालिम है, ताकि ब्रिटिश की गवर्नमेंट वहाँ से भी उसको सपोर्ट करेगी पूरी की पूरी, कि इस नवाब को ओहदे से हटाने में या मारने में या कुछ भी, ठीक है ना। तो ये साजिश उन्होंने करी थी। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है ना। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी और जो दस्तक, ये दो मेन फैक्टर्स थे बैटल ऑफ प्लेसी के। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि 23 जून 1757 का दिन था। भागीरथी दरिया के किनारे एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव की फौज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला की फौज। लेकिन हुआ क्या, सिराजुद्दौला की फौज में जो उसका मिलिट्री कमांडर इन चीफ मीर जाफर था, वो बिक चुका था। उसने तो अपनी आर्मी तो मैदान में उतारी, लेकिन उन्होंने कोई भी हरकत नहीं की। नतीजा ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को शहीद करने में कामयाब हो गया, और इस तरह से बंगाल का जो बैटल ऑफ प्लेसी था वो अंग्रेज़ों के नाम हो गया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये शुरुआत हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल पावर बनने में। थैंक यू वेरी मच।